हाँ, इतना ठीक है आई थिंक, है ना। हाँ, इतना ठीक है। तो फटाफट से इसको शेयर कर दो सेशन को। आज यूनिट 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे और यूनिट 3 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे, और उस टॉपिक के माध्यम से आप सभी को 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करता हूँ, फटाफट से आ जाओ आप लोग। आज हम पढ़ने क्या वाले वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यूनिट 3 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका डिज़ाइन ऑफ स्पुर गियर। हम लोग स्पुर गियर की किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि व्हाट इज़ लुईस फैक्टर, है ना। लुईस फैक्टर क्या होता है, ये भी आपके लिए पूछा गया है। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमको इसको भी पढ़ना है। तो फटाफट से इसको शेयर कर दो। 1 मिनट का वेट करेंगे हम लोग, ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे। जिसको आना है आए, नहीं आना तो कोई बात नहीं, है ना। आप फटाफट से शेयर करो, हमें स्टार्ट करते हैं अपना। तो चलिए स्टार्ट कर दूं मैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखो गियर की डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं। छोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ गियर के बारे में। पहले आपको गियर के बारे में थोड़ी छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है गियर किस तरीके का होता है। ये मान लो हमारे पास 2 गियर हैं, आपस में मैच है और इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये बिलर हो रहा है बार बार, है। बिलर हो रहा है, बिलर 1 मिनट रुक जाएगा दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, बिलर हो रहा है ना। इसको कैसे थोड़ा ठीक किया जाए कि ब्लर ना हो। फोकस नहीं बन पा रहा ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना दोस्तों, 1 मिनट। आपको बार बार ब्लर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। तो ब्लर हो ही रहा है ना। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो आप लोग, बताओ। क्योंकि एक्चुअल में ना मुझे थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, या तो इसको जूम कम करना पड़ेगा। हाँ, अब शायद देखो ब्लर ना हो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट दोस्तों। इतना ठीक है, इतना क्या आपको दिखाई दे रहा है, बताओ। इतने से एडजस्ट कर लो तो बताओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ऐसा ना ब्लर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये आपका यूनिट 3 का मशीन डिज़ाइन का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लुईस फैक्टर क्या होता है, और इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल ज़रूर देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल ही जाती है। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे ना, तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, 10 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं, उसमें भी मैंने आपको 10 नंबर पक्के कराए हैं, वो ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब हम इस पर गियर की डिज़ाइन करते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए गियर होता क्या है। तो अगर मैं गियर की बात करूं, तो सपोज दैट हमारे पास ये दो हैं, इस तरीके से मैसिंग में चलते हैं ना गियर। देखो आपने पता होगा, इस तरीके से मैसिंग में कुछ इस तरीके से गियर चलते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, गियर से हमारा फ़ायदा क्या होता है, आप सभी को पता है। गियर पावर ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ होता है ना। गियर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिटिंग कर सकते हैं, यानी कि स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, जो गियर होते हैं 100% पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटिंग डिवाइस। अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दो फटाफट से कि आवाज़ आ रही है समझ में। देखिए, मैं आपको गियर बना के दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास ये गियर है, ये एक ये बड़ा गियर है, और इसके साथ में एक छोटा गियर है। आपको हमेशा याद रखना है, जब गियर होगा ना, एक बड़ा गियर होगा और एक छोटा गियर होगा। ठीक है, और जब ये मैसिंग में होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, मैसिंग का मतलब कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, मैस में होते हैं। तो आपको याद रखना है
इनकी जो डायरेक्शन होती है, अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये, अगर ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला गियर कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। इतना अब आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर ये जो मैश करते हैं ना, यहाँ मिलते हैं, जिस तरीके से आपने देखा ना, इस तरीके से गियर मिलते हैं, यहाँ जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट कांटेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट कांटेक्ट। ठीक है। और जब पॉइंट कांटेक्ट बोलते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट। यही हमारा क्या होता है, पिच पॉइंट, जहाँ पर गियर आपस में मिलते हैं। ठीक है। और आपने जब टर्म पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर पॉइंट कांटेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर पेयर, है ना। वहीं पर क्या बनता है, हायर पेयर बनता है। ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। तो देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पर एक हमारे जो लुइस थे ना, लुइस, लुइस चाचा बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, लुइस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था ये जो गियर है इसके ऊपर देखो इस तरीके से टीथ लगे होते हैं, आपको पता है। ठीक है। तीत लगे होते हैं, और कहीं ना कहीं तीत का जो एक एंड होता है, आप सभी ने देखा भी होगा, गियर के ऊपर फिक्स रहता है। तो लुइस ने क्या बताया कि ये जो तीत होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है एक कैंटिलीवर बीम की तरह होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास ये तीत है, ठीक है, इस तरीके का कोई तीत है हमारे पास, ये हमने बनाया तीत। ये हमने बनाया दोस्तों तीत, ये हमारा तीत बन गया। तो लुइस ने क्या बताया कि ये जो तीत होता है ये एक कैंटिलीवर बीम की तरह होता है ना। क्योंकि एक तरफ से आपको पता है कहीं ना कहीं इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से गियर बनते हैं ना। ये मैं रफ डायग्राम बनाया है मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट रहते हैं ये। तो वही इन्होंने बताया कि ये कैंटिलीवर बीम की तरह होता है हमारा। यहाँ पर मैंने कैंटिलीवर बीम, ठीक है, ये लुइस ने हमको बताया। अब देखो दिक्कत क्या आती है, मान लो ये हमारे पास क्या है, इसकी ब्रेथ है, ये बी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, टी थिकनेस है। तो देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए लिख देता हूँ। वो क्या पॉइंट है, देखिए कि गियर टीथ एक्ट लाइक कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट करते हैं। बिकॉज, क्यों एक्ट करते हैं, बिकॉज गियर टीथ इज फिक्स्ड वन साइड टू द गियर, है ना। आपको याद रखने के लिए आप इसको एक तरीके से लिख सकते हो कि भाई एक साइड से गियर के जो तीत होते हैं फिक्स रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या बोला गया, कैंटिलीवर बीम उन्होंने मान लिया था। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी फोर्स एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, आप हेडिंग डालो यहाँ पर, फोर्स एनालिसिस। देखो मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी में कवर करा दूंगा, तो इसीलिए आप वीडियो को देखते रहिए फटाफट से, है ना। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं नहीं समझ आए, तुरंत मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। तो आप मुझे तुरंत कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दूंगा कहीं भी कुछ समझ नहीं आए तो देखो हम इसकी सबसे पहले फोर्स एनालिसिस करते हैं। तो मान लो हमारे पास जो गियर तीत है, दो गियर बनाता हूँ। एक हमने ये गियर बनाया, और यहाँ हमने क्या बनाया, बड़ा वाला गियर। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, गियर है। ठीक है, ये मैथ में है। इसी तरीके से हमारे पास ये गियर है दोस्तों, ये क्या है, आपस में मैच है। अब इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो फोर्स होते हैं। एक अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो एक तो होता है आपका रेडियल फोर्स, और सेकंड फोर्स क्या होता है दोस्तों, टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि टेंजेंट पे लगता है। ठीक है। अब देखो ये गियर है हमारा, जो गियर था दोस्तों, ये गियर था। अब इसके टेंजेंट पे लगता है ना। कहाँ लगता है, मान लो ये है इसके टेंजेंट, यहाँ पर गियर लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, लोड लगता है, या फिर फोर्स लगता है। आप यू कह दो कि फोर्स लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर रेडियल फोर्स की बात करूँ और टेंजेंशियल फोर्स की बात करूँ तो किस तरीके से लगेंगे, वो देखिए। मान लो इस गियर का सेंटर ये है, इस गियर का सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। तो मैं सबसे पहले बताया कि यहाँ से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ये फोर्स लगा, इसको हमने बोल दिया कौन सा फोर्स दोस्तों, एफ आर।
रेडियल फोर्स, ठीक है। अब एफ आर ऊपर की तरफ लग रहा है और यहाँ पर जो एफ आर लग रहा है दोस्तों, ये आपका नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये भी एफ आर है आपका, देखो देखो नीचे की तरफ इसमें लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है एफ आर। तो यहाँ पर जो आपका टेंजेंशियल फोर्स होगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में होगा, है ना, जो पिच पॉइंट से मिल के जाएगा, ये आपका क्या है, एफ टी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लगेगा टेंजेंशियल फोर्स एफ टी, ठीक है। अब आपको याद रखना है, आपको पता भी होगा, जो जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक दो कंपोनेंट नहीं टूटेंगे फोर्स के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। अब नॉर्मल फोर्स किस तरीके से लग रहा होगा वो समझिए। यहाँ पर इसका नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ये एफ एन मान लेता हूँ मैं इसको। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ लग रहा होगा कुछ, ये मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने बोल दिया एफ एन। अब आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग फाई, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल हो गया दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हमने, फाई। तो इस तरीके से फोर्स एनालिसिस करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, देखो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है फोर्स एनालिसिस के बेस पर। क्या पूछा जाता है, जब हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो कौन कौन से फोर्स निकल कर आते हैं। तो देखो आपको पता ही होगा कि एक साइन की फॉर्म में निकल कर आता है और एक कॉस की फॉर्म में निकल कर आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। तो अगर मैं ब्रेक डाउन करूँगा, अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स कैलकुलेट करूँगा तो क्या निकल कर आएगा, एफ नेट, देखो एफ नेट कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा तो होगा नहीं, क्या होता है हमारे पास, फाइव होगा। इसी तरीके से हमारा जो रेडियल फोर्स है एफ आर, अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ नेट साइन फाई, है ना। कोई दिक्कत हो रही है आपको, नहीं हो रही होगी आई थिंक। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा क्या, एफ आर ओवर एफ टी करके देखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन फाई। ये तो सिंपल सी बात है, ये आप सभी को पता है। नॉर्मल मैंने कुछ नहीं किया, हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है इसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए, एक हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक हमने रेडियल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट तोड़ लिए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो याद क्या रखना है, आप खुद सोचिए। हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, है ना। गियर पे आपने देखा होगा धाड़ धाड़ उसके, ये पिच होती है ना यहाँ पर, यहीं पे फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो आप मुझे खुद सोच कर बताइए कि टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा होगा या फिर रेडियल फोर्स ज़्यादा होगा। थोड़ा सोचो, बताओ मुझे फटाफट से, अगर आपको पता है तो। टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना। हमें गियर को घुमाना है, रोटेट करना है, देखो गियर को किस तरह ना रोटेट करना है, तो इस जगह हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा लगेगा या फिर रेडियल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ रेडियल फोर्स के। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रेडियल जो हमारा रेडियल फोर्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते हैं, देखो कि एक्चुअल में जो फोर्स लगता है ना, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि भाई ये टेंजेंट जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से रोटेट हो, मतलब गियर रोटेट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में जो फोर्स लगता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं यहाँ लगता है ना। क्योंकि हमने पढ़ा कि पिच, हमारी जो पिच सर्किल है वो यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर है, पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट पर लगता है, लेकिन हम गियर की डिज़ाइन करते हैं ना, हम इसको यहाँ पर मानते हैं। अब खुद सोचिए, मान लो हमारे पास ये स्केल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊँ बीच में, है ना, तो मैं एक डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन हम तो मैकेनिकल अच्छे इंजीनियर हैं, तो हम इतना थोड़ी ना करेंगे, हम तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो देखो यहाँ से खतरनाक है ना, यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा जल्दी हमारा ब्रेक डाउन हो सकता है गियर का। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं कि हमको पता चले कि भाई यहाँ तो सहन कर जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ की डिज़ाइन कर दूँ कि इतना लोड यहाँ पर सहन कर जाए, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है उसके लिए, ये तो आसानी से सहन ही कर लेगा। तो इसीलिए हम लोग ये फोर्स अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, जो हमारे लुइस चाचा थे, है ना, लुइस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था कि भाई ये तुम्हारा तीत है कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा है। तो देखो
एक्चुअल में कैंटिलीवर अगर बीम देखो आप तो इस तरीके से होता है, आपको अगर आपको पता होगा। मालूम मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कैंटिलीवर बीम बना लेता हूँ, ठीक है। ये है मान लो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका लोड लग रहा है वही, ये जो लोड लग रहा है आपका कौन सा, एफ टेंजेंशियल। अब आप मुझे खुद देखकर बताइए, अगर आप तीत ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर तीत क्या है, कर्व तीत है, जबकि कैंटिलीवर जो बीम होता है वो आपका स्ट्रेट होता है। तो उन्होंने कैसे कह दिया, आपका क्वेश्चन यही तो उठेगा, उन्होंने कैसे कह दिया भाई यहाँ पर ये जो आपका तीत है कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करेगा, ये प्रॉब्लम उठेगी ना। और जब तक ये स्ट्रेट नहीं होगा, जब तक ये हमारा तीत स्ट्रेट हम नहीं मानेंगे, अजम्पशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पूरी सॉम पढ़ी होगी, वहाँ पर अजम्पशन ही पढ़े होंगे कि भाई हमने ये मान कर चल लिया। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब हम इस पर गियर की डिज़ाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग अजम्पशन मांगते हैं कि भाई हम लोग, पहला अजम्पशन तो यही हो गया कि जो हमारा रेडियल फोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और हम लोग कैंटिलीवर बीम उसको मानते हैं तूत को, ठीक है। इसीलिए हम जब तक कैंटिलीवर बीम नहीं मानेंगे तब तक हम उसमें मूवमेंट इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, मूवमेंट इक्वेशन लगाते हैं, यानी कि प्योर बेंडिंग इक्वेशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर, देखो अगर मैं इसका वो करूँ, सेक्शन करूँगा इस तरीके से, तो दोस्तों आप, ये हमारे पास क्या है, ब्रिथ, और ये हमारे लगाता हूँ तो क्या होती है, एम ई सिग्मा बी ओवर वाई और ई ओवर आई आर। ये प्योर बेंडिंग इक्वेशन होती है, ये आपको याद रखनी है, और ये आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी या फिर सॉम पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि ये इक्वेशन होती है प्योर बेंडिंग की, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर आपको बता नहीं रहा हूँ किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपको पता होगी ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर हम लोग मूवमेंट अगर निकालें, एम की वैल्यू निकालेंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी आएगी, उसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं एम की वैल्यू की बताऊँ तो मूवमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो फोर्स हमारा ऊपर से लग रहा है एफ टी, तो एफ टी इंटू बी, है ना, एफ टी इंटू एल, मूवमेंट इस तरीके से ले रहे हैं यहाँ पर, तो एफ टी इंटू एल, तो एम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, एफ टी इंटू एल, ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। और हमको जरूरत पड़ेगी आई की वैल्यू की, आई हमारे पास कितना होता है आपको पता है ऑलरेडी, बी टी क्यू वाई 12 लेते हैं, ठीक है। आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर बाई की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना होता है हमारे पास वाई, ठीक है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी, टी है ये टी/2 हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ वैल्यू यहीं पर ले रखी है, इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि भाई एक्चुअल में हम लोग जो गियर का तीर बना रहे हैं उस पर कितना लोड पड़ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेसिस पे ही तो बना रहे हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो आगे। तो अभी तक आपको समझ आ रहा हो, ये जो मैंने बताया ये आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसके अजम्पशंस देखते हैं कि भाई इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं। अब आपको एक एक अजम्पशन समझ आएगा। एक्चुअल में आपने बहुत क्वांटम से भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा, लेकिन आपको इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक सिंगल डाउट ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अभी फटाफट से पूछिए, वरना हम इसके डायरेक्ट अजम्पशन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अजम्पशंस क्या क्या हैं, हम कौन कौन से अजम्पशन इसमें मांगते हैं। तो सबसे पहली बात अजम्पशन की आती है ना, तो कमेंट में बताओ अभी तक आपको समझ आया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको बता दो मुझे फटाफट से। तो देखो अजम्पशन की बात करूं तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है दोस्तों, आपका जो आपका रेडियल फोर्स होता है हम उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। पहला एजम्पशन यही हो गया, जो कि मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि नेगलेक्ट क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फिर अगर मैं बात करूँ एट एनी पॉइंट, पहले एक बार लिख लेता हूँ, ऑफ टाइम वन पेयर ऑफ टीथ, सर क्लियर नहीं दिख रहा, अच्छा अब देखो क्लियर दिख रहा है क्या, देखो अब क्लियर दिख रहा है क्या, गुरुचरण देखना अब क्लियर दिख रहा है आपको, मुझे फटाफट से बताओ क्लियर दिख रहा है क्या।
क्या दोस्त आपको क्लियर दिख रहा है? बताओ मुझे। नहीं दिख रहा? यस, ओके ओके ओके, ठीक है। देखो, पहला जंक्शन आपको समझ आ गया होगा। हम लोग रेडियल फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना? क्यों नेगलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारा टेंजेंशियल फोर्स ज़्यादा लगता है, ये मैं आपको समझ आ गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, वन पेयर ऑफ टीथ को एंगेज करते हैं। यानी कि देखो, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वन पेयर ऑफ टीथ को क्यों एंगेज करते हैं, इसका मतलब ये है, अगर हम एक टूथ की वो निकाल लें, कैलकुलेशन अगर एक टूथ की कर लें, है ना, एक टीथ की अगर हम कैलकुलेशन कर लें, तो जितने भी तीत हैं उसकी कैलकुलेशन इजीली हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप अगर दुकान पर जाते होगे, है ना, 1 रुपये की एक टॉफ़ी आती है, तो आप, अगर आपको 10 टॉफ़ी चाहिए होगी तो आप क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो इसी तरीके से हम लोग एक टूथ के पेयर को कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए और हम आसानी से उसकी गियर की डिज़ाइन कर सकें। ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट हो जाओ, अब नहीं होगा शायद ब्लर। हाँ, ये ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ना, कैमरा फोकस में नहीं आ पा रहा। 1 मिनट, आई थिंक हो जाना ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक हो गया, चलो ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना, नेक्स्ट जब लाइव करेंगे तब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यों लेते हैं हम वन पेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो, देखो, ये अपने आप आपको समझ आएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, द वेरिएशन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नेगलेक्टेड। देखो, वेरिएशन ऑफ क्रॉस सेक्शन नेगलेक्ट हम लोग क्यों करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा गियर है ना, गियर का ये दोस्तों ये टूथ है, ये देखो वेरिएशन है ना इसके अंदर, क्या टेढ़ा मेढ़ा सा आपको डिजाइन दिख रहा होगा। जबकि लुइस ने क्या बताया, हम लोग क्या करते हैं, एक कैंटिलीवर बीम की तरह मानते हैं। तो इसीलिए इसको वेरिएशन को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं और कैंटिलीवर बीम की तरह हम लोग मानते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, थर्ड अजम्पशन हो गया। ठीक है, गुरुचरण थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता रहूँगा, जो मैं लिखता रहूँगा। फिर फटाफट से फोर्थ अजम्पशन लिखते हैं हम लोग। हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स होता है उसको हम अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, ताकि वो कहाँ पर लगे, टिप पर लगे, है ना, टिप ऑफ द टूथ। तो ये समझिए, देखो मैंने इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में जो फोर्स लगता है वो यहाँ लगता है, मैंने आपको बताया था। हम अज्यूम क्या करते हैं, उसको टिप पर लगे। ठीक है, तो ये हमारा अजम्पशन हो गया। फिर अजम्पशन की बात करूं, देखो कितना इजी अजम्पशन है, आप हंस दोगे इसको देखकर। क्या, गियर टीथ है, उसको हम लोग कैंटिलीवर बीम की तरह मानते हैं। ठीक है, गियर टीथ को क्या मानते हैं हम लोग, कैंटिलीवर बीम मानते हैं। तो देखिए, अजम्पशन आपको एक का एक अजम्पशन अब याद हो गया होगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको समझ भी आ गया होगा कि भाई ये अजम्पशन है, और तो बहुत सिंपल अजम्पशन होते हैं। अब आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मैं एक डिजाइन बना दूं, देखो तीत की, देखो मैं एक तूत बना ही देता हूँ आपके लिए। यहाँ कुछ इस तरीके का तूत होता है, ये देखो, अगर आप जानते होगे। और यहाँ से सेकंड तूत ये आया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का। यहाँ यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या होता है आपका, लुब्रिकेंट फिल होता है। यहाँ पर क्या होता है, लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ ये क्या है आपका, ये स्लाइडिंग होता है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो पिनियन वाला है, पिनियन का टूथ है। और ये हमारी क्या है, ये जो पॉइंट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पिच पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग एक पेयर लेते हैं, ये तो ये और ये क्या हो गया, हमारा एक पेयर बन गया। तो इसको पेयर को लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, कि अब हम इसकी देखते हैं, जो हमारा गियर है उसमें क्या है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है बीम स्ट्रेंथ। अब इसको दोस्तों ध्यान से समझना आपको, बीम स्ट्रेंथ किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसी से आपका लुइस फैक्टर है ना, वो निकल कर आएगा। और यही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, इतना पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछ लेता है। आप अगर प्रीवियस पेपर उठाओगे ना, तो वहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है, व्हाट इज लुइस फैक्टर, है ना। तो देखिए, बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए,
तो बीम आपको पता ही है, ये हमारे पास बीम है जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये बीम मैंने आपको अभी बताया था, हमने ये कैंटिलीवर बीम माना था, इसकी लेंथ हमने ये ली थी, ठीक है। ये हमने क्या ली थी, ब्रेथ ली थी, ये हमारा क्या था, टी। और यहाँ से जो हमने सेक्शन लिया था, इसको हमने क्या बोला था, वाई, है ना, आधे को यहाँ से यहाँ तक को। लोड हमने एज्यूम किया था कि यहाँ लग रहा है हमारा एफ टी, यही तो था। यहाँ पर हमने मूवमेंट प्योर बेंडिंग की इक्वेशन लगाई थी, कौन सी, एम ओवर आई वगैरह, ठीक है, ये लगाई थी हमने एम ओवर आई। और क्या लगाई थी, देखो सिग्मा बी अपॉन वाई, ये हमने लगाई थी अभी पीछे, आपको पता होगा। और यहाँ से हमने एम की वैल्यू निकाली थी कितनी, एफ टी इंटू एल, फोर्स इंटू लेंथ। और यहाँ से आई की आपको पता है क्या कितनी होती है, बी टी क्यू बाई 12। और वाई हमारे पास क्या है, टी बाई 2। ये वाई है हमारे पास कितना है, टी का आधा। तो ये सिंपल सी पीछे जो मैंने लिखा था अभी आपको समझाया, तो वही मैंने यहाँ लिख लिया ताकि आपको ईजिली हो जाए सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए, ढंग से समझिए इस चीज़ को। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखो, अगर मैं बात करूँ बीम स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं प्योर बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन। अब जो डेरिवेशन कर रहा हूँ आप वो समझिए। प्योर बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास क्या है, एम ओवर आई सिग्मा बी ओवर वाई। हमने पूरी नहीं ली, आधी ले ली, हम अपनी, हमें इतनी की जरूरत थी इसलिए हमने इतनी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये हमारे पास है, यहाँ समझिए। अगर मैं सिग्मा बी निकालूंगा, अगर मैं ये निकालूंगा तो एम इंटू वाई हो जाएगा यहाँ, और आई तो आई रहेगा। कोई दिक्कत, आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है दोस्तों, इसको इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए, सिग्मा बी का सिग्मा बी है, एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ टी इंटू एल लिख सकते हैं। वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी बाई 2, ठीक है, टी बाई 2 लिख सकते हैं। आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी टी क्यू बाई 12, बी टी क्यू बाई 12। अब इस 2 से ये 12 काट दोगे तो 6 टाइम जाएगा, एक टी से एक टी चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एफ टी की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो एफ टी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, सिग्मा बी इंटू बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा बी इंटू बी टी का स्क्वायर रह गया। और यहाँ पर क्या रह गया दोस्तों, ये जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 6L। तो ये आपके पास 6L निकल कर आ गया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगी मैंने क्या कैसे निकाला। मैंने कुछ नहीं, यहाँ से एफ टी की वैल्यू निकाली है। अब एफ टी की वैल्यू किस तरीके से निकाली हमने, सिग्मा वी इंटू बी टी के स्क्वायर, 6 ऊपर चला गया, 6L हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये जो हमारे पास है इसमें इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। मान लो ये एफ टी है, सिग्मा बी इंटू बी, ये टी स्क्वायर अपॉन 6L। अब इसमें मैं नीचे भी m का मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर भी m का मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत, नीचे ऊपर मैंने क्या कर लिया, m का मल्टीप्लाई कर लिया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत हुई होगी। अब इससे आप लोग देख पा रहे हो, ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये जो हमारी जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग बाई, टी स्क्वायर 6LM, ये क्या है हमारे पास, स्मॉल वाई। और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, लुइस फॉर्म फैक्टर, इसी को बोलते हैं हम लोग लुइस फॉर्म फैक्टर, ठीक है। ये निकल कर आ गया। अब देखो कुछ नहीं, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, वाई लिख दूंगा। तो यहाँ से जो एफ टी है ये क्या हो गया, सिग्मा बी इंटू बी इंटू वाई इंटू एम। तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, बीम स्ट्रेंथ। अगर मैं यहाँ बात करूँ, एफ टी क्या है हमारा, इफेक्टिव टूथ लोड है। सिग्मा बी की बात करूँ दोस्तों, ये क्या है, वर्किंग स्ट्रेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेस। और अगर मैं बी की बात करूँ तो बी क्या है हमारे पास, फेस ब्रेथ। अगर मैं वाई की बात करूँ यहाँ पर, वाई तो आपको पता ही है, लुइस फॉर्म फैक्टर है। और एम की अगर मैं बात करूँ तो एम क्या है हमारा, मॉड्यूल। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, एम हमारे पास मॉड्यूल है, तो वाई हमारे पास लुइस फॉर्म फैक्टर है। और हाय मोहम्मद अलीम, हाय हाय हेलो।
बी हमारे पास क्या है दोस्तों, फेस ब्रेथ है, और सिग्मा बी हमारे पास क्या है, बेंडिंग स्ट्रेंथ या फिर वर्किंग स्ट्रेस। तो इतना आपको निकल कर आ गया बीम स्ट्रेंथ। अगर आपसे एग्जाम में लुईस फॉर्म फैक्टर पूछा जाए तो यहाँ तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और इसको और भी आगे फर्दर हम लोग डिवाइड भी करते हैं, देखो आगे भी करके दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू हमें एग्जैक्ट इतनी नहीं दे रखी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये अभी हमने पीछे जो निकाला है ना, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू एम, एक तो आप इसको स्टार मार्क कर लो कि इससे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगा, पीसी क्या होता है हमारे पास, सर्कुलर पिच। ये हमारे पास पीसी होती है, सर्कुलर पिच, ठीक है। और पीसी की जो वैल्यू होती है पाई इंटू एम होती है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, क्या बात करूँ, पीसी की वैल्यू होती है पाई इंटू एम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ टी सिग्मा बी इंटू बी इंटू वाई, ठीक है। और एम एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, अगर मैं यहाँ से एम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी सी वाई पाई। इस एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी सी वाई पाई। और ये वाई वाई टी है ना, स्मॉल वाई वाई पाई, इसको ये क्या होता है, हम कैपिटल वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये है हमारे पास। अगर एक्चुअल में निकल कर आएगा लास्ट में, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एफ टी सिग्मा बी इंटू वाई, ये वाला वाई, ठीक है, पॉइंट पी सी। ये हमारे पास निकल कर आ गई बीम स्ट्रेंथ। तो इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है, बहुत इजीली मैंने आपको करके दिखाया है। और आई थिंक आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे फटाफट से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो बाई है ना, लुईस फॉर्म फैक्टर है हमारा, ये कहाँ पर डिपेंड करता है। सर आप इम्पोर्टेंट यूनिट करा रहे हो क्या पहले, हाँ, जो ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग पास हो जाएं। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और बनाई है मशीन डिज़ाइन के ऊपर, वहाँ से आपको 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे पक्के। और ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ यहाँ से आपके 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग 20 नंबर ला सकते हो, है ना। लेकिन वही है, न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं तो आपको समझा सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हो। वरना यूनिट 3 स्टार्ट करने के लिए तो आपको गियर वगैरह बता देता है कि भाई स्पूर गियर क्या होता है, हेलिकल गियर क्या होता है, लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। तो वो थ्योरी है, वो आपको एग्ज़ाम में, मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, वहाँ पर पूछा भी नहीं गया आपसे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में क्या है हमारे पास, ये जो लुईस फॉर्म फैक्टर है, लुईस फॉर्म फैक्टर है। अगर थोड़े बच्चे ज़्यादा होते तो मैं आपको न्यूमेरिकल आज ही कराता, ठीक है। न्यूमेरिकल में शाम के टाइम कराऊंगा जब, देखो अभी हम लुईस फॉर्म फैक्टर देखते हैं, इज डिपेंडेंट ऑन। ये लुईस फॉर्म फैक्टर है, ये कहाँ पर डिपेंड करता है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना है। देखो थोड़ा ब्लर हो जाता है, कोई नहीं, बाद में आपको दिख जाता है। लुईस फॉर्म फैक्टर पहला तो डिपेंड करता है दोस्तों प्रेशर एंगल पर। प्रेशर एंगल जो हमारे पास फाई है, ये प्रेशर एंगल पर डिपेंड करता है। और अगर मैं सेकंड बात करूं दोस्तों, कहाँ डिपेंड करता है आपका, नंबर ऑफ टीथ पर, कि भाई नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, ठीक है। ये इस पे हमारा लुईस फैक्टर डिपेंड करता है। और आपकी जो डिज़ाइन डाटा बुक होती है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू दे रखी होती है लुईस फैक्टर की। वो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 वैल्यू रखी होती हैं, आपको देखने को मिलेगी जनरली। पहली वैल्यू होती है 0.154 माइनस 0.192 अपॉन टी। ये आप याद रख सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रखी है एग्ज़ाम में तो आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना आपको डिज़ाइन डाटा बुक में अगर एग्जामिनर प्रोवाइड कराते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वहाँ से आप लोग ये वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। ये कैपिटल वाई की वैल्यू है, यहाँ पर जो कैपिटल वाई है आपका लुईस पावर फैक्टर, लुईस फॉर्म फैक्टर, उसकी वैल्यू है। और यहाँ पर क्या है आपके पास, फाइव फाइव क्या है आपका, 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए ये वैल्यू होती है। फिर एक और जो वैल्यू होती है वो होती है 0.124 माइनस 0.684 अपॉन टी। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ये कितनी होती है, अगर इसका एंगल दे रखा हो आपको, फुल डेप्थ
है ना, 14 पॉइंट हाफ फुल डेप्थ वैल्यू दे रखा हो। फिर जो थर्ड वैल्यू होती है वो होती है 0.175 माइनस 0.841 अपॉन टी। इसका जो एंगल होता है दोस्तों 20 डिग्री स्टफ सिस्टम के लिए होता है ये। तो आपको याद क्या रखना है, ये जो वैल्यू दे रखी है या तो आपको डेटा गिवन डेटा बुक में दे रखी होगी ये वैल्यू, ठीक है, वरना आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी बेसिस पे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम, ये तो हमारी हो गई कि बीम की स्ट्रेंथ किस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दोस्तों इसमें, वो आता है आपका इफेक्टिव टूथ लोड। इफेक्टिव टूथ लोड, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है एफ टी इफेक्टिव। एफ टी टेंजेंशियल फोर्स है एफ, यहाँ पर एफ टी, ये सी एस सर्विस लोड है, सर्विस फैक्टर है, ये वेलोसिटी फैक्टर है इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यहाँ पर जो सी एस दे रखा है आपको, ये है आपका सर्विस फैक्टर। यहाँ पर सी वी जो दे रखा है ये है वेलोसिटी फैक्टर। तो दोस्तों मैं कह क्या रहा हूँ, अगर आपको इफेक्टिव टूथ लोड कैलकुलेट करना है आपके एग्जाम के अंदर, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, है ना। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना, टेंजेंशियल फोर्स दे रखा है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग जानते हो, जो हमारे पास एफ टी है, एफ टी मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि सिग्मा बी इंटू बी इंटू वाई इंटू पी सी, ये मैंने अभी आपको एफ टी बताया ऊपर, है ना। ये आपको पता है, ये जो बीम स्ट्रेंथ निकल कर आती है, ये निकल कर आती है जो मैंने आपको बताया। अगर ये एग्जाम में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी दोस्तों, है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे कैसे। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो आप लोग लिखोगे कैसे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे किसका, पावर का। कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से एफ टी निकालोगे आप लोग, एफ टी क्या निकलेगी आपकी, पावर अपॉन वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से भी आप लोग जो आपकी एफ टी इफेक्टिव वो निकाल सकते हो, ठीक है। ये कब निकालोगे, तब आपकी ये वैल्यू नहीं दे रखी होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैन सिग्मा बी और बी वाई और पी सी वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर हमको देनी रखी है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव टूथ लोड की डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें जो मेन बात निकल कर आती है कि भाई जो सी वी है और सी एस है ना, सर्विस फैक्टर है, वेलोसिटी फैक्टर है, इनकी वैल्यू क्या होती है ना, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनकी भी आपको वैल्यू होती हैं जो आपकी गिवन डाटा बुक में दे रखी होती हैं। सर थ्योरी ऑफ मशीन की भी बनाइए प्लीज़, मशीन डिज़ाइन और टॉम में ही डर लग रहा है। हाँ देखता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करते पहले हम मशीन डिज़ाइन को, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन बनाएंगे, है ना। इसके बाद अब मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा हर सब्जेक्ट की। अगर आपने आर ए सी सब्जेक्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी एस की अगर मैं बात करूँ, 5 मिनट बात करेंगे लास्ट में, है ना। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद 5 मिनट लास्ट में बात करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगा वो मुझे बताना, मैं आपको उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सी एस होता है दोस्तों, ये सर्विस फैक्टर होता है। आप लोग एग्जांपल से समझिए, आपकी जब नई नई बाइक लेकर आते हो या फिर कुछ भी लेकर आते हो, तो जो बाइक बेचने वाले होते हैं, शोरूम वाले, तो आपसे क्या कहते हैं कि ले जाओ, इसका तो पिकअप हाई है ना, कभी ख़राब भी नहीं होगा ये, उसकी सर्विस भी आपको फ्री प्रोवाइड करी जा रही है। तो वही है दोस्तों सर्विस फैक्टर यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो सर्विस फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, इसका भी फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क, ठीक है। ये है सी एस। सेकंड अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जो टर्म था सी वी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फैक्टर। अब यहाँ पर वेलोसिटी फैक्टर क्या है, तो देखो वेलोसिटी फैक्टर की 3 चीज़ें हैं। इसकी जो जनरली दे रखी होती है हमारी, 3 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमको दे रखी होती है, ठीक है।
अब ये अगर ये जो है ये क्या है, लो वेलोसिटी ऑफ गियर के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं 3 मीटर पर सेकंड की बात करूँ दोस्तों, ये क्या होगी आपकी लो वेलोसिटी, वेलोसिटी गियर के लिए। ये क्या है आपका हाई वेलोसिटी गियर के लिए। अगर मैं बीच में बताऊं तो ये दोस्तों इनकी बीच में जो वैल्यू होती है वो मीडियम वेलोसिटी है ना, मीडियम के लिए होती है, तो मीडियम वेलोसिटी गियर के लिए हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती है हमें सी बी की और सी वी की और सी वी की, 3 वैल्यू होती हैं सी वी की। अब वो कौन कौन सी वैल्यू होती है, देखो मैं लिखता हूँ आपको, 3/3 + v। ये कब लगाते हैं हम लोग, जब लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड, जब 10 मीटर पर सेकेंड से भी कम है आपकी वेलोसिटी दोस्तों, तब हम लोग सी वी ये लगाएंगे वेलोसिटी फैक्टर। और एक हम लगाते हैं 6+6+b। ये कब लगाते हैं, जब 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 10 से 20 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है, तब हम लगाएंगे 6+6+b, ठीक है। फिर एक और होती है 5.6 प्लस √v, √6, या फिर एक काम करो, ये है √v, ठीक है। ये क्या है दोस्तों आपका √v। ये कब लगाते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी जो हम निकालते हैं दोस्तों, वेलोसिटी है ना, तो हमें अगर वेलोसिटी फैक्टर निकालना हो, अगर हमारी वेलोसिटी निकल कर जो आई है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम ये वाली लगाएंगे। अगर 10 से 20 के बीच में या फिर 10 से 20 के बीच में कहीं भी आती है तो हम लोग ये लगाएंगे। अगर ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड है तो हम लोग ये वैल्यू लगाएंगे। तो ये आपको याद नहीं रखनी है, हो सकता है गिवन डाटा बुक में आपको दे रखा हो, ठीक है, नहीं दे रखा तो आप लोग याद रख सकते हो। एक चीज़ इसमें आपको याद रखना है, सर्विस फैक्टर होता है दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना भूल गया, जो सर्विस फैक्टर है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। सर्विस फैक्टर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, जबकि जो आपका वेलोसिटी फैक्टर है ये हमेशा लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी ग्रेटर देन 1 होगी। अगर हम वी निकालते हैं, वी किस तरीके से निकालते हैं, आर ओमेगा से निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, कैलकुलेशन पर्पज से मैंने आपको फिर भी बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2-3 बातें हमको याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब नोट डाल के लिख लो। वो क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारी लुइस की जो इक्वेशन थी जो मैंने आपको पीछे बताई थी, है ना, एफ टी की वैल्यू जो बताई थी मैंने, लुइस की इक्वेशन थी, ये हम अप्लाइड कब करते हैं, ओनली फॉर वीकर ऑफ गियर। जो गियर दोस्तों सबसे कमजोर होता है ना, गियर पिनियन बोल दो, क्या बोल दो, पिनियन। वीक जो सबसे कमजोर होता है उसके लिए लुइस इक्वेशन हम लोग लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब हमारा जो वीकर ऑफ गियर है दोस्तों, ये कैसा होता है, डिफरेंट मटेरियल का बना हो। कैसा बना हो, डिफरेंट मटेरियल का बना हो, तो जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उसमें हम लोग लुइस इक्वेशन लगा देंगे। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। समस्या वहाँ आती है जब आपकी जो लुइस इक्वेशन लगानी हो और जो हमारा पिनियन बना हुआ है दोस्तों सेम मटेरियल का हो। क्वेश्चन में दिया होता है कि सेम मटेरियल है या फिर डिफरेंट मटेरियल है। डिफरेंट मटेरियल है तो आप लोग इजीली पता लगा लोगे कि भाई डिफरेंट मटेरियल है, जो सबसे हल्का है सबसे कमज़ोर है उस पर हमने लुइस इक्वेशन लगा दी। जो सेम मटेरियल होते हैं उस पर कैसे पहचानेंगे हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ है, गियर या फिर पिनियन मेड ऑफ सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, देन पिनियन इज वीकर। तो यहाँ पर जो पिनियन होता है वो वीकर होता है। पिनियन क्या, जो आपका स्मॉल गियर होता है दोस्तों, छोटा वाला गियर होगा, वही कमजोर माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और हम बात कर लेते हैं लगे हाथ, किसकी, स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ गियर की,
कि भाई स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ गियर क्या होता है। देखो, करने के बाद मैं आपको एक बार वेरिफिकेशन भी दे दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप अभी समझिए, अब देखो स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ गियर क्या है, यहाँ पर देखो सिग्मा बी इंटू वाई, ये क्या होता है सिग्मा बी इंटू वाई, इसी पे तो हमारी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम पता कैसे लगाएंगे, देखो ये ग्रेटर देन होगा सिग्मा बी इंटू वाई पिनियन के लिए, कब, जब पिनियन वीकर होगा, PINION इज वीकर। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सिग्मा बी इंटू वाई जो हमारा स्ट्रेंथ फैक्टर है दोस्तों गियर का, तब अगर ये बड़ा होगा, गियर का बड़ा होगा, ठीक है, पिनियन से, तो हमारा पिनियन वीकर होगा। और इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा सिग्मा बी इंटू वाई जो हमारा स्ट्रेंथ फैक्टर है गियर का, लेस देन कब होगा, किस केस में होगा दोस्तों, जब हमारा गियर इज वीकर, गियर कमजोर होगा, ठीक है। दो होते हैं, एक बड़ा वाला गियर, एक छोटा वाला गियर। छोटे वाले गियर को हम लोग पिनियन बोल रहे हैं। तो पिनियन कब कमजोर होगा, तब जब हमारा जो पावर फैक्टर होगा ये बड़ा होगा गियर का, तब हमारा पिनियन वीकर होगा। और इसी तरीके से गियर जब कमजोर होगा तो गियर वीकर होगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने नोट में आपको बता दिए, ये आपको हेल्प करेंगे जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी थर्ड जो हमारा स्ट्रेंथ है वो है, थर्ड जो हमारा स्टेप है दोस्तों इसी के अंदर, वो है वियर स्ट्रेंथ। हम लोग वियर स्ट्रेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं वियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ जो हमारा पिनियन है, वी कंसीडर, हमने मान लिया पिनियन छोटा होता है, सेम मटेरियल का है, मान लो सेम मटेरियल कोई हम गियर बना रहे हैं और उसमें हमारे पास जो पिनियन है वो वीकर है, मैंने मान लिया जो हमारा पिनियन क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। वी कंसीडर पिनियन इज वीकर, हमारा छोटा वाला गियर है वो कमज़ोर है। तो उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, वियर स्ट्रेंथ को मैंने SW शो कर दिया है, यहाँ पर क्या है DP इंटू बी इंटू क्यू इंटू के, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग वियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब यहाँ पर टर्म बताता हूँ मैं आपको, ये जो आपके पास DP है ना, देखो ये जो आपके पास DP है दोस्तों, ये क्या है, डाया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का डाया है। अगर मैं बी की बात करूं, ये क्या है हमारे पास, फेस ब्रेथ, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, फेस ब्रेथ होती है, ठीक है। फिर क्यू की अगर मैं बात करूं, ये क्या है हमारे पास, रेशियो फैक्टर है। फिर अगर मैं के की बात करूं, यहाँ पर जो के है दोस्तों, इसको हम लोग निकालते हैं 2DG, है ना, क्या है, डाया ऑफ गियर डिवाइडेड बाय डाया ऑफ पिनियन प्लस डाया ऑफ गियर, इससे निकालते हैं। ये कब निकालते हैं हम लोग, एक्सटर्नल गियर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू किस तरीके से निकलेगा, तो क्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्या निकलेगा, 2GDG, है ना, अपॉन ये DP है, ठीक है, क्या है DP, ये हमने क्या निकाला था, क्यू निकाला था, है ना, रेशियो फैक्टर, ये हमारे पास क्यू है। तो रेशियो फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं दोस्तों, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पर, मिस्टेक बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था के, ठीक है, कि रेशियो फैक्टर निकाल लेना हम लोग अभी। तो रेशियो फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, 2 डाया ऑफ गियर, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास दोस्तों, डाया ऑफ पिनियन प्लस डाया ऑफ गियर। अब देखो यहाँ से अगर मैं क्यू निकालूंगा तो देखो क्यू 2GB, ये DP प्लस DG। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर DP का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूँ, डिवाइड नीचे ऊपर कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी DP का डिवाइड नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं DP का डिवाइड करूँगा। अब ध्यान से सोचिए, ये कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं Q निकालूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 2, और देखो एक बार याद रखना है DG ओवर DP जो आपका होता है
इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी रेशियो मैं लिख दिया यहाँ पर, ये ऐसे की ऐसी लिख लेता हूँ मैं, +1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किस केस में है, ये एक्सटर्नल गियर के केस में हम लोग निकालेंगे बी। ठीक है, एक्सटर्नल गियर के केस में हम लोग क्यों इतना लेंगे। अगर बात होती है इंटरनल गियर की, तो इंटरनल गियर में आपको क्या रखना है, सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपको ये जो आपके पास प्लस है यहाँ पर माइनस कर देना है, सिंपल। ये किसके केस में दोस्तों, इंटरनल गियर के केस में है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये सिंपल सा याद रखना है, और कुछ नहीं यहाँ पर, ये बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये इंटरनल गियर के केस में है, ये हमारा एक्सटर्नल गियर के केस में है। हाँ, यहाँ पर हमारा क्या रह गया, के रह गया, क्या रह गया, के रह गया। तो के क्या होता है, के कुछ नहीं होता आपको, ये होता है लोड फैक्टर। के क्या होता है दोस्तों आपका, कि लोड फैक्टर। इस फॉर्मूले में जो के है ये क्या है, लोड फैक्टर। और लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है वो समझ लीजिए। के की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, देखो पहली बात, जो लोड फैक्टर है आपको डेटा बुक में दे रखा होगा या फिर एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा है तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा सी स्क्वायर 1.4 साइन फाई इंटू कॉस फाई। इससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। ई पी +1/E g। ठीक है, यहाँ से के निकलेगा हमारा सिग्मा सी स्क्वायर अपॉन 1.4 साइन फाई 1/EP +1/EG। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, एक काम करूँगा ना, थोड़ा सा देखो अब ध्यान से। अब देखो, दिखा क्या, लाइव में दिक्कत हो रहा है ना। देखना दोस्त, दिख रहा है क्या अभी, आप देख के बताओ क्या दिख रहा है क्या। अब दिखा क्या, एक बार एक काम करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो दोस्तों, एक बार आप रिफ्रेश कर लो। दिख रहा है क्या बताओ मुझे फटाफट से, अगर दिख रहा हो तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है सर, ओके 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 ओके। तो देखो, जो वियर स्ट्रेंथ है, मैंने आपको बताया वियर स्ट्रेंथ में आपको इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, SW से। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इस फॉर्मूले में DP जो होता है आपका डायोप पिस्टन होता है, B क्या है, फेस ब्रेथ है, Q क्या है, रेशियो फैक्टर है। Q की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, 2 डायोप गियर डायोप पिनियन डायोप जी, इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये निकल कर आती है एक्सटर्नल गियर के लिए, ये निकल कर आती है हमारी इंटरनल गियर के लिए। ठीक है, अगर के क्या है, के लोड फैक्टर होता है। अगर वैल्यू दे रखी है गिवन डाटा बुक में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी है तो आप इससे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं देखो लिखूँ या नहीं लिखता हूँ, या फिर लिख देता हूँ आपको। देखो, हमारे पास जो ईपी है इसको बोलते हैं हम यंग मॉडुलस ऑफ अ पिनियन। ईजी है, ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ अ गियर। आपने यंग्स मॉडुलस पढ़ा होगा फॉर्म में, है ना, वही है ये। फाई है हमारे पास प्रेशर एंगल, और क्या है, सिग्मा सी। ठीक है, सिग्मा सी हमारे पास क्या है, क्रशिंग या फिर कंप्रेसिबल स्ट्रेस। तो इतनी सी बात होती है। तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ आपके लिए लिख देता हूँ, तो सही रहेगा ज़्यादातर। ये क्या है, गवर्नर कंट्रोलिंग हटाओ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो बताया ईपी था हमारे पिछले फॉर्मूले में, वो क्या था, यंग्स मॉडुलस ऑफ पिनियन, पिनियन का यंग्स मॉडुलस। फिर ईजी था, वो क्या था, यंग्स मॉडुलस ऑफ गियर। ठीक है, अब मैं लिख लूँ, उसके बाद आपको दिखा दूंगा। अगर आपको बिलर हो रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखने के बाद दिखा दूंगा। ठीक है, फिर हमारे पास फाई है, ये हमारे पास क्या है, प्रेशर एंगल। हमारे पास सिग्मा सी है, वो क्या है,
क्रशिंग या फिर कंप्रेसिबल स्ट्रेस। अगर इससे कैलकुलेट नहीं हो रहा दोस्तों, तो यहाँ पर एक और होता है लोड फैक्टर का, क्या, के बराबर बी एच एन अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 0.16। अब ये कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ। बी एच एन है हमारे पास, ये क्या है, बर्नल हार्डनेस नंबर। इसकी स्केल वैल्यू कितनी होती है, 12.76। बी एच एन में 70 मेगा पास्कल, ये क्या है स्केल वैल्यू। देखो मैंने कुछ नहीं ये लिखा, ये जो मैंने पीछे फॉर्मूले बताया था आपको, ये मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या है। अगर ये नहीं है तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रिलियंस हार्डनेस वैल्यू होती है। ये जो आपको समझ आएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे तब ज़्यादा समझ आएगा। इतना नहीं करना है तो आपको गिवन डेटा बुक अगर आपको एग्जाम में दे रखी है तो की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी होगी, वहाँ से आप लोग निकाल लेना। अब हमारे पास लास्ट रह गया, वो हो गया डायनेमिक लोड। लास्ट स्टेप रह गया दोस्तों हमारे पास डायनेमिक लोड। बहुत बड़ी बात है, आप लोग अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा हो तो मुझे यस लिख दे फटाफट से। आपको कैसी लग रही है वीडियो मुझे फटाफट से बता दीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाऊँ, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी करा दूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत मशीन डिज़ाइन थोड़ा सा हार्ड है आप सभी के लिए भी, तो दोस्तों देखो घबराना नहीं है, आपको करना तो आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर डायनेमिक टूथ लोड होता है आपका, वो इफेक्टिव टूथ लोड से ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है आप खुद बताइए। अगर एक एक जगह ही अगर सिंपल सा काम करते रहोगे दोस्तों आप, है ना, तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा। अगर उस वही काम डायनेमिक हो जाएगा, मल्टीपल आप लोग काम कर रहे हो, बार बार घुमा रहे हो, तो वो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा। इसीलिए हमारा डायनेमिक टूथ लोड होता है दोस्तों, ये ज़्यादा होता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या कौन सा होता है, जो बहुत अजीब सा फॉर्मूला है, देखिए, एफ टी इफेक्टिव प्लस 21V, ठीक है, V.C प्लस एफ टी इफेक्टिव अपॉन कुछ नहीं है इसके बाद दोस्तों, 21V की 21V ही है, प्लस करके ये जो वैल्यू है ना ऊपर वाली, ये बस अंडर रूट में आपको लिखनी है, B.C प्लस एफ टी इफेक्टिव। देखो ये होता है इसका फॉर्मूला डायनेमिक टूथ लोड का। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा दोस्तों, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर अब मैं बताऊँ आपको कि सी क्या है हमारे पास। सी होता है डायनेमिक फैक्टर, डायनेमिक फैक्टर, और इसको हम डिफॉर्मेशन फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। डायनेमिक का मतलब डिफॉर्मेशन फैक्टर। यहाँ पर सी की जो वैल्यू होती है दोस्तों, नियरली इक्वल होती है किसके, 11,400 के बराबर होती है जनरली। अगर मैं जनरली बात करूँ, जो सी की वैल्यू होती है दोस्तों इतनी होती है। फिर ब्लर हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ अगर मैं सी निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा, के इंटू ई अपॉन 1/EP प्लस 1/EG। ये हमारे पास सी की वैल्यू है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर जो ई है वो क्या है, एरर, एरर इन गियर प्रोफाइल। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन ख़त्म होती है, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर। अब मैं एक बार आपको शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ, आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं करना है। देखो आप लोग शॉर्ट में एक बार इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, आप न्यूमेरिकल घर से ट्राई करना। देखो मैंने आपको गियर बताया है ना, गियर का यहाँ पर क्या होता है, कैंटिलीवर बीम की तरह जो इसने माना था, सिंपल सी बात है ना। फोर्स एनालिसिस की, तो यहाँ पर हमको पता चला एक नॉर्मल फोर्स होता है, उसके दो कंपोनेंट टूटते हैं, एक आपका रेडियल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट कम होता है बहुत, इसीलिए हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट को क्या करते हैं, ज़्यादा मानते हैं, और रेडियल कंपोनेंट को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो लुइस ने बताया जो हमारा टूथ होता है वो बेंडिंग की तरह, मतलब बेंडिंग
बीम है ना, कैंटिलीवर बीम की तरह काम करता है। तो कैंटिलीवर बीम में हम लोग एजेस पे क्या लेते हैं, टेंजेंशियल फोर्स को लेते हैं। तो यहाँ पर ये V है, यहाँ पर L है, यहाँ पर आपका T है। तो हमने इसमें क्या लगाई, प्योर बेंडिंग इक्वेशन लगाई। प्योर बेंडिंग इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने अजम्पशन मांगे, और अजम्पशन हमने आपको सारे अजम्पशन मैंने बताई दिए। जो भी अजम्पशन थे वो यही अजम्पशन थे कि भाई रेडियल फोर्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया, और हम एक ही गियर टूथ को क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, और वेरिएशन को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। यानी कि बीम, हमारे जो टूथ है दोस्तों, इस पर टूथ है ना, उसको हमने कैंटिलीवर बीम माना। लहरा ऐसा होता है ना, इसकी जगह हमने 30 स्ट्रेट मांग लिया। और यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको हमने माना कि टिप पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और गियर टीथ कैसा है हमारे पास, कैंटिलीवर बीम है। ये हमारे एजम्पशंस हो गए। एजम्पशंस के बाद मैंने आपको बीम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की बताई। अब बीम स्ट्रेंथ किस तरीके से हमने कैलकुलेट करी, कि हमको बीम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए कैंटिलीवर बीम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैंटिलीवर बीम हमने बना लिया, है ना। इसका फोर्स आपको FT ऊपर लग रहा है, ये आपकी L है, यहाँ पर B है, यहाँ पर T है, और इसकी जो आधी है वो क्या है, Y। तो यहाँ पर हमने प्योर बेंडिंग इक्वेशन लगाई, M/I सिग्मा V/Y, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है M क्या होता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट कैसे लेंगे, FT × L, इस तरीके से मूवमेंट लेते हैं। तो M की वैल्यू ये हो गई। अब Y क्या है आपका, T/2 ये हो गई। और I की वैल्यू आपको पता है VT/12 होती है। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से पुट करने के बाद हमने FT निकाल लिया। तो FT हमारा ये निकल कर आया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने क्या किया, इसको M से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो ये जो फैक्टर होता है इसको बोलते हैं वाई लुईस फॉर्म फैक्टर। तो एग्ज़ाम में ओनली इतना ही आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, वरना आगे भी पूछते हैं, ठीक है। इतना पूछेंगे ना तो इतना 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों लुईस फॉर्म फैक्टर दे रखा है आपको, है ना। ये लुईस जो फॉर्म फैक्टर है आपका, ये कहाँ पर डिपेंड करता है, वो भी तो है। ये जो आपका लुईस फॉर्म फैक्टर है डिपेंड कहाँ करता है, ये आपका प्रेशर एंगल और नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है। इसकी जो वैल्यू होती है गिवन डाटा बुक में ऑलरेडी दे रखी होती है, वरना तो फुल डेप्थ के लिए हम लोग 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए ये लगाते हैं 14.1.2, है ना। 14.5 के लिए फुल डेप्थ के लिए हम लोग ये वैल्यू लगाते हैं। इसी तरीके से 20 सब सिस्टम के लिए ये वाली वैल्यू लगाते हैं। फिर मैंने आपको स्टेप सेकंड बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई इफेक्टिव टूथ लोड क्या होता है ना। इसको हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं। इससे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो CS होता है वो सर्विस फैक्टर होता है, CV होता है वो वेलोसिटी फैक्टर होता है। अगर FT की वैल्यू हमको पता है, FT निकालना है हमको, तो FT की वैल्यू ये होती है, आपको पता है, ऊपर आपने कैलकुलेट किया, है ना। तो अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रखी है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर बराबर FT इंटू वेलोसिटी, और FT यहाँ से निकाल लोगे आप लोग, पावर इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फिर आगे अगर मैं बढ़ूँ, यहाँ मैंने आपको बताया CS क्या होता है आपका, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। और CS हमेशा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, जबकि CV हमारा ग्रेटर देन लेस देन 1 ही होगा। और CV की वैल्यू, अगर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है तो हम लोग ये लगाएंगे। अगर 20 मीटर और 10 मीटर के बीच में दे रखी हो तो हम लोग ये वाली लगाएंगे CV कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमको ग्रेटर देन 20 से ज़्यादा दे रखी है V की वैल्यू, दोस्तों हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं CV कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से हमने देखा कि लुईस जो इक्वेशन है, वीकर गियर अगर डिफरेंट मटेरियल है तो वीकर गियर के लिए हम लोग लुईस इक्वेशन लगाते हैं। अगर सेम मटेरियल है तो इस तरीके से हम लोग उसका पता लगाते हैं कि कौन सा छोटा होगा। ज़्यादातर जो छोटा हमारा गियर होता है, पिनियन हम उसको बोलते हैं, उसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर सेम मटेरियल का है तो, डिफरेंट मटेरियल का है तो जो छोटा होगा उससे हम लोग पता लगा लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने वियर स्ट्रेंथ निकाली, जो कि मैंने आपको बताया। देखो वियर स्ट्रेंथ में कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग वियर स्ट्रेंथ में लगाते हैं। यहाँ पर DP क्या होता है, डाउट पिस्टन, B क्या है फेस ब्रेथ, Q क्या है रेशियो फैक्टर। Q हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं 2G DG DP प्लस DG, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं, मैंने DP का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ से ये निकल कर आ गया। DG ऊपर DP क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, तो वो मैंने लिख लिया। तो आपको याद क्या रखना है, एक्सटर्नल अगर आपका गियर है तो ये वाला Q निकालेंगे इससे, इंटरनल गियर है तो माइनस कर देते हैं हम लोग बस, ठीक है। यहाँ पर की के लोड फैक्टर होता है, हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो भी मैंने आपको बताया, इससे आप लोग निकाल सकते हो।
इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डायनेमिक टूथ लोड क्या होता है, वो इस फॉर्मूले से निकलता है, डायनेमिक टूथ लोड। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आपकी इस पूरी की डिज़ाइन ख़त्म होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चंस ये है, मान लो हमारे पास देखो डिज़ाइन, देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2015-16 में पूछा गया 10 नंबर में। ये भी स्पुर का देखो स्टील पिनियन है, ये भी देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पिच वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल टूथ लोड, इफेक्टिव लोड, टूथ फैक्टर पिनियन, लुईस फॉर्म फैक्टर इक्वेशंस, है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है स्पुर गियर पर, अगर आप क्वांटम में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ। अगर आपको समझ आया या नहीं आया जो आज की वीडियो, आया तो फटाफट से लाइक कर दो। बताओ, आप बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप बीटेक मैकेनिकल में हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और भी सब्जेक्ट की, जैसे ITCS हो गया, है ना, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग हो गया, RAC हो गया, और मशीन डिज़ाइन आपका चल ही रहा है। ठीक है, समझ आ गया हो तो फटाफट से यस लिख दो, फिर मैं एंड करता हूँ इसको। 60% फोर्थ यूनिट से आ रहा है। हाँ ये बात सच है, ये बात जो आप कह रहे हो ना मोहन आसिम, एनालाइज आपने किया, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ यूनिट से 30% और थर्ड यूनिट से आ रहा है। आप प्लीज़ ये सेकंड यूनिट करा दे, पास हो जाएंगे। थैंक यू, अच्छा पढ़ाया तो। हाँ देखो टॉम को मैं उठाऊँगा, है ना। अब मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अभी एक्चुअल में ना मैं थोड़ा जॉब वगैरह के चक्कर में बिज़ी रहता हूँ। तो आज संडे था, आज मैंने सोचा था बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे तो आज मैं आपका जो टॉम सब्जेक्ट है, मेरे को क्या है 2-4 घंटे आराम से बैठ लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टॉम जो सब्जेक्ट है आपका, जो पेपर में आता है, जो पूछा जाता है, कम से कम पास हो जाओ, उतना आज मैं करा के जाता। ये मैंने बताया, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताता, न्यूमेरिकल बताने के बाद आपको और जो थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता, है ना। तो वही है, बच्चे बहुत कम है, 4 बच्चे देख पा रहे हैं बस यार, बहुत कम है। तो इसीलिए अब थोड़ा मैं थक भी गया हूँ, पानी पीना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इस सेशन को एंड करते हैं, फिर कभी आप लोग शेयर करना, अगर बच्चे थोड़े ज़्यादा हो जाएं तो मैं दोबारा से आऊँगा लाइव, आज ही आ सकता हूँ, संडे है। फिर आपको बताता हूँ कि टॉम में क्या करना है, ठीक है। वरना मैं एक काम करूँगा, टॉम और जितने भी सब्जेक्ट है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूँगा। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी देखते हैं, बच्चे कितने होते हैं, है ना। इसके बाद उसके बाद मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, फटाफट से अच्छा लगा हो तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।